हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 4 लाए। 4 मतलब ये चौथा सेट। हर एक सेट में 10 प्रश्न मैं रखता हूँ। ये जो 10 प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनसे सवाल बनते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए, खुद पढ़िए, हमें पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आप खुद से पढ़िए। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है कर्मचारी चयन आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग या लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। क्या उत्तर दें? सो बताइए, फटाफट बताइए क्या उत्तर दें। तो सही उत्तर है डी। डी जो है वो सही उत्तर है 98। एक आर्टिकल है 98, मैं लिख देता हूं। 98 कहता है कि जो हमारे देश की संसद है, ठीक है, प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अपना स्टाफ होगा, राज्यसभा का अपना स्टाफ होगा, ठीक है। सचिवालय के अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनके नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, नियुक्ति का जो नियमन होता है, उनके सेवा शर्तें होती हैं, वो संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होती है। और साथ ही इनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या तो राष्ट्रपति करेंगे और नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति करेंगे, परंतु अध्यक्ष की सहायता से, परामर्श से, ठीक है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से। तो यहाँ पे क्लियर है कि लोकसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति 98 में साफ साफ वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। इसके सारे नियम कायदे शर्त जो होते हैं वो संसद बनाती है। लेकिन हम यहीं पर पलट देंगे, लोकसभा की जगह पर राज्यसभा कर दें, तब क्या कीजिएगा? सेम चीज रहेगा, बस यहाँ पे राज्यसभा अध्यक्ष हो जाएगा। जब राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा अध्यक्ष हो जाएगा। यानी कि एक प्रश्न में आपका 3 प्रकार का जीएस कंफर्म। चलिए आगे आइए। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है? यहाँ पे सवाल देखिए, प्रश्न बहुत बार लोग गड़बड़ा जाते हैं, परीक्षाओं में बैठते हैं गड़बड़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे कह रहा है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है। योग्यता आर्टिकल 280 के तहत लोग क्या बोलते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की गठन होती है। तो आपको बताना है कि इसके योग्यता कौन निर्धारित करता है। अब तो एक चीज पढ़े हैं ना कि आर्टिकल 280 वित्त आयोग। यदि आपसे यह सवाल पूछता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या वित्त आयोग के को नियुक्त कौन करता है, तो आप तो राष्ट्रपति मान देते हैं। यहाँ कहता है कि सदस्यों की योग्यता कौन निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करेगा कि उसमें जो सदस्य चुने जाएंगे इस योग्यता के होंगे? संसद, संघीय कैबिनेट, राष्ट्रपति, लोकसभा। सही उत्तर है संसद। 280 का ये साफ साफ कहता है कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता संसद निर्धारित करेगी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य का प्रश्न बार बार आता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। करकट्टम जो है तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं जो है साड़ी पहन के पारंपरिक वेशभूषा में बहुत सारे जो छोटे छोटे मिट्टी के पात्र होते हैं उनको सर पे रख के नृत्य करती हैं। और ये जो मुख्यतः नृत्य होता है वर्षा की देवी एक है। किसकी देवी? वर्षा की देवी। वर्षा मतलब वृष्टि करवाने के लिए वर्षा की देवी होती है, उसी का ये लोग आह्वान करते हैं। और वर्षा देवी का नाम है मरियम्मन। मरियम्मन एक देवी है वर्षा की। उन्हीं के सामने नृत्य या उन्हीं के लिए नृत्य किया जाता है। सिर्फ महिलाएं करती है, इसको ध्यान रखिएगा। सर पे एक क्या बोलते हैं, बहुत सारे पात्रों को रख करके, सर पे बहुत सारे पात्र जिसमें क्या रहता है पता है आपको? कैसे पता रहेगा? जब ध्यान रखिए, वर्षा की देवी है तो पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है?
पानी भरा रहता है, उसी को लोग लेके नृत्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सजाद हुसैन और उपलप्पू नागमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सजाद हुसैन तो कम सुने होंगे, लेकिन उपलप्पू नागमणि का नाम सुने होंगे। उपलप्पू नागमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कभी कभी सिर्फ यही पूछेगा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सुरसिंगार, मृदंगम, मैंडोलिन, बीना। सही उत्तर है मैंडोलिन। उपलप्पू नागमणि जो है उन्होंने कर्नाटक संगीत में, किस संगीत में? कर्नाटक संगीत में मैंडोलिन ने एक पश्चिमी वाद्य यंत्र है, उसका प्रयोग किया है। यमुना तट पर दीन पनाह शहर बसाया था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यमुना शहर पर दीन पनाह शहर बसाया था अकबर, शाहजहां, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है हुमायूं। यमुना तट पर दीन पनाह शहर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने की थी, बाद में शेरशाह सूरी जो था इसको जीत करके नष्ट कर दिया और उस जगह का नाम रख दिया शेरगढ़। और वहीं पे शेरगढ़ में ही एक पुस्तकालय भी बना था या बनाया गया था। उसी पुस्तकालय से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कभी कभी ये भी पूछता है कि हुमायूं को जो मृत्यु हुई थी कि अपने किस बसाया शहर में हुई थी? तो दीन पनाह में। शेरशाह ने उसको नष्ट करके शेरगढ़ कर दिया था। वर्तमान में से पुराना किला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुराना किला के नाम से। अब फटाफट आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न जो है वो बहुत ही समसामयिक दृष्टिकोण लिए हुए है। हालांकि समसामयिक नहीं है, कानूनी बचने वाला चीज है, लेकिन समसामयिक दृष्टिकोण लिए हुए है। अभी हाल ही में आपने समाचार चैनलों में सुना होगा, फला शहर का नाम बदला गया, फला शहर का नाम बदला गया, ढेकाना शहर का नाम बदला गया। ये कैसे है? सो देखिए, इसे प्रश्न कैसे बनते हैं। किसी शहर का नाम बदलने की प्रक्रिया के संबंध में सर्वप्रथम किसे अपनाया जाता है? देखिए, ये जो 4 ऑप्शन प्रोसेस दिए हुए, चारों प्रोसेस, लेकिन कहता है कि सबसे पहले क्या अपनाया जाता है? गृह मंत्रालय को परिवर्तन के संबंध में संकल्प भेजना। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना। तीसरा, राज्य विधानमंडल में संकल्प। चौथा, राज्य विधानमंडल में चर्चा एवं मतदान। तो इसमें से कौन पहला होगा? तो सही उत्तर है सी। देखिए, जब किसी शहर का नाम बदला जाता है तो मैं क्रम से बता दे रहा हूं। सबसे पहले राज्य विधानमंडल में संकल्प लाया जाएगा, क्या उससे संबंधित क्या बोलते हैं, दस्तावेज लाए जाएंगे। फिर उस पर चर्चा एवं मतदान होगा। फिर तीसरा चरण में उसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय जो होगा वो आईबी, सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवे और अपने कुछ अनुसांगिक संगठनों से क्या लेगा? एनओसी लेगा। गृह मंत्रालय लेगा, राज्य सरकार नहीं लेगी, याद रखेंगे, गृह मंत्रालय लेता है। गृह मंत्रालय जो होता है वो कुछ डिपार्टमेंट से मतलब कुछ विभागों से वह क्या लेता है? एनओसी प्राप्त करता है। एनओसी क्यों प्राप्त करता है? कि भाई देखिए, हम नाम बदल, वहां पर फलाना जगह, चिलना जगह या जो भी क्या बोलते हैं, ढकना जगह पे नाम बदला जा रहा है, आप उसमें क्या कहते हैं? फिर वो जो डिपार्टमेंट जिससे गृह मंत्रालय पूछा है वो क्या करेगा? एनओसी देगा। जब एनओसी देगा तो उसके बाद फिर वो नाम को चेंज करके बोल देगा, अच्छा ठीक है, आप इसको नाम को चेंज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब वो एनओसी गृह मंत्रालय प्राप्त करके राज्य विधानमंडल को लौटा देगी या राज्य सरकार को लौटा देगी, तब जाकर के फिर वो क्या होगा? वो राज्य का नाम चेंज हो जाता है और इस प्रकार से वो बन जाता है। याद रखिएगा कि ये जो गृह मंत्रालय होता है वो कम से कम रेलवे, डाक, ठीक है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, आईबी, इन सब से लेता है। कुछ मुख्य डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे लिया जाता है। तो पहला, राज्य विधानमंडल में संकल्प लाया जाएगा। दूसरा, उस पर चर्चा एवं मतदान होगा। तीसरा, गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय, रेलवे, डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ भी डिपार्टमेंट्स जो महत्वपूर्ण है उनसे एनओसी लेगा। क्या लेगा? एनओसी। मैं लिख देता हूं, एनओसी। ये सब इंपॉर्टेंट ग्रुप भारत में, चूंकि नाम बदलेगा तो ये सब उन्हीं सब में लिखा था है ना। रेलवे ही बदलेगा सबसे पहले नाम, डाक विभाग को समस्या होगी, सर्वे ऑफ इंडिया ये सब जो होता है उसको दिक्कत होता है, तो वो सब अपना एनओसी देगा या अपना रिकॉर्ड सुधारेगा। उसके बाद गृह मंत्रालय फिर राज्य सरकार को भेजेगा और जब राज्य सरकार को भेज देगा तब अंतिम में ये वाला आएगा, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना। जिस दिन अधिसूचना प्रकाशित हुआ उस दिन से उसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना चेहरा नहीं दिख रहा है ताकि बोर्ड को आप देखते रहे। कोरिंगागरान वन कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरिंगागरान वन कहाँ है? तमिलनाडु, केरल,
केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो कोरिंगा गरान वन जो है वो आंध्र प्रदेश में, कहाँ है बाबू? आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के तट पर। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पे है। अब इसको याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि इसे क्यों हम याद रखें, इसे हम क्यों याद रखें कोरिंगा गरान को? ऐसा इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि यह सुंदरबन, यानी कि जो हमारा मैंग्रोव वन है सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। काकीनाडा जिला है आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा जिला है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी के तट पे, और वहीं पे ये है। इस तीन चीज से आ सकता है। हालांकि जिला नहीं पूछेगा, लेकिन मैंग्रोव वाला ध्यान रखिए। अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के विश्व प्रभाव को पलंबिस्म कहा जाता है? पलंबिस्म भी कहा जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि यही कहा जाए, अलग कुछ और भी कहा जा सकता है। किस से प्रभावित, यानी कि शीशा से, तांबा से, लोहा से, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसमें से कैसे सही है तो लगाए बताइए तो। पलंबिस्म, अच्छा पलंबिस्म में क्या है? पलंबिस्म में क्या है बोलिए तो? पलंबिस्म में पीबी है। तो पीबी किसका होता है सो बताइए, पीबी किसका होता है? तो स्पष्ट सी बात है कि पीबी होता है शीशे का। किसका? शीशे का। तो सही उत्तर मानते हैं शीशा का। ये हमने आपको समझने के लिए बताया। पलंबिस्म एक रोग है जो शीशे की ज्यादा के होने से होता है, यानी कि शीशे की विषाक्तता से पलंबिस्म नामक रोग होता है। अब चूंकि पलंबिस्म आप परीक्षाओं में कैसे पकड़ेंगे, उसलिए हमने इसको बताया पीबी। यहाँ साफ से लिख देता हूं पी। लेड का जो शीशा का रासायनिक सूत्र से हम लोग दिखलाते हैं वही बताएं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है जो थोड़ा सा डिटेल में है, पढ़िएगा। कहता है कि अभिकरण ए एवं आर को पढ़े, ए और आर को पढ़ना है, उसमें से फिर सही को चुनना है। कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ये वाला रिया तट का उदाहरण है। यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। ये दो कथन है। अब कहता है कि ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कहता है कि ए आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा कहता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा कहता है आर सही परंतु ए गलत है। देखिए फ्रेंड्स, रिया तट जो होते हैं वो तटों के, समुद्र तट के, जो समुद्र का तट होता है उसको डूब जाने से होता है। यह तभी होता है जब वहां का बर्फ पिघल जाए या समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए, खास करके नदी क्षेत्रों में ही होता है ज्यादा। तो ये आर सही है। यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। एकदम सीधी सी परिभाषा है। नदियों के अपरदन द्वारा जो निर्मित घाटी होता है उस पर जल स्तर बढ़ गया, यानी कि नदी का मुहाना जब समुद्र की जल स्तर बढ़ने से डूब गया तो रिया तट बनता है। भारत में इसका उदाहरण कहाँ है? क्या ये सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। यानी कि हमारा डी सही हो जाएगा, आर सही परंतु ए गलत है। अब कहेंगे श्रीमान भारत में कहाँ है? तो भारत में एक आता है मालाबार तट। मालाबार तट इसका उदाहरण होता है। अब मालाबार तट कहाँ पर है आप इसमें टेक्सा में देखिए। चूंकि यहाँ पे लिखा था पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। देखिए प्रश्न को कितना संजीदगी से पूछा है। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, नहीं ध्यान रखिएगा भूल जाइएगा। अब मालाबार तट कहाँ पे आता है, किस भाग में आता है, हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, आर सही परंतु ए गलत है। अब देखते हैं 10वें प्रश्न। प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, खूब लंबा है लेकिन डरना नहीं। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण से संबंधित कथनों को पढ़ें। यानी कि भारत में कृषि उपयोग के आधार पर भूमि को बांटा गया है, बहुत सारे भागों में बांटा गया है। उनमें से 3 गो कथन है, आपको चुनना है कि तीनों में सही कौन है। अब ये प्रश्न हमने क्यों रखा है? बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है ना, तो भूमि सर्वे से प्रश्न बन सकता है। बनेगा तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं जानिएगा तो मार्क कमेगा तो दिक्कत होगा। चलिए डरा नहीं रहे, बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। विविध फसलों एवं उपवनों यानी कि मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंतर्गत आने वाले भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है।
जो क्षेत्र छोटे छोटे वन झाड़ियों में होता है सो, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र अलग होता है। तो यह सही है। पुरातन प्रतिभूमि, फॉलो अदर देन करंट फॉलो, वह है जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रति रखा गया है। बिल्कुल सही है। देखिए, प्रति को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है 0 से 1 वर्ष और दूसरा होता है 1 से 5 वर्ष। तो जो 1 से 5 वर्ष तक है उसको पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है, लेकिन जो 1 साल तक ही रहा उसको क्या कहा जाएगा? सो बताइए तो। जो 0 से 5 तक है उसको पुरातन प्रति वर्ष कहा जाता है, लेकिन जो 1 तक रहेगा उसको क्या कहिएगा? सो बताइए, पता है आपको उसको क्या कहा जाता है? उसको अन्य पुरातन परिस्थिति जो होता है उसको अलग रखा जाता है, उसको अन्य क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा, चूंकि करेंट है तो इसको वर्तमान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्तमान। तो जो प्रतिभूमि 1 वर्ष या 1 वर्ष तक के लिए है उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाएगा, लेकिन यहाँ कहा रहा है पुरातन प्रतिभूमि। तो पुरातन प्रतिभूमि जो होता है 1 से 5 वर्ष के बीच में, यानी कि 1 साल से ज्यादा 5 साल से कम या उसके आसपास रहे। तो ये 2 भी सही है। एक ही वर्ष में 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में केवल 1 बार गिना जाता है। देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब हुआ जहां फसलें बार बार होती है, लेकिन साल भर के लिए उसको 1 ही बार गिना जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास एक खेत है, वो ऐसा अच्छा खेत है कि वहां पे हमने धान भी उपजाया, गेहूं भी उपजाया और बीच में मूंग भी बो दिया। मूंग बोया जाता है अथी के बाद, क्या बोलते हैं, होली के बाद। यदि अगाधे खेती की अच्छा से किए तो 1 साल में 3 बार फसल हुआ, लेकिन फिर भी कितनों बार उपजाइए उसको 1 बार का ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोला जाता है। ये नियम है। यानी कि ये तीनों कथन सही है। तो जो तीनों सही है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, सभी सही है। ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा बार बार पूछता है पुरातन और वर्तमान में। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान 0 से 1 वर्ष और 0 से 1 हमने इसलिए लिख दिया कि 1 साल पूछेगा, माने इस साल कोई खेती नहीं हुआ तो वर्तमान प्रति है। 1 साल से ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल से प्रति है तो वो क्या कहा जाएगा? पुरातन प्रतिभूमि कहा जाएगा। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र होता है जहां पे कृषि होती है, भले ही उसमें आप कितना बार खेती में अनाज उपजाएं 1 साल। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। थोड़ी सी लंबी हो गई इसलिए ताकि परिभाषा देने में समस्या होती है, बार बार बताना पड़ता है। और हाँ, चूंकि एक ही खंड से परीक्षाओं में प्रश्न तरह तरह से पूछ लिया जाता है, कोशिश करता हूं कि उस पर भी आपको ध्यान दिला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज करें। थैंक यू।